सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हुकूमत अपने लिए मुश्किलात और मसाइल को बढ़ाती जा रही है। अभी चेयरमैन नैब की तौसी के ऑर्डिनेंस का तनाज़ा खत्म नहीं हुआ था कि DGISI की तकर्रुरी के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत जिस तरीके के तहत ये तकर्रुरी चाहती थी उसको अपना भी लिया गया है और ज़राए के मुताबिक अब इस समरी वज़ीर आज़म को भेज दी गई है। इस मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने फ़ौरन ही पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास भी बुलाया। उस इजलास में तमाम अरकान को एतमाद में भी लिया गया और उसी इजलास के मौके पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि प्रोसेस अभी चल रहा है और हम एक पेज पर हैं। क्या उन्होंने कहा, ज़रा ये सुनिए। जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। अब इस मौके पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल भी फवाद चौधरी के हमरा मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं, ये बड़ा संजीदा मामला है। सीरियस बिजनेस और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही इसका फैसला करेंगे फवाद चौधरी साहब आपसे शेयर कर लेंगे। तो अब शहबाज गिल साहब से कोई ज़रा ये पूछे कि अगर ये इतना संजीदा मामला है तो हुकूमत का रवैया इस पर इतना गैर संजीदा क्यों है? हुकूमत ने क्यों इसको इतना मुतनाज़ बना दिया? फिर इसी गुफ्तगू में शहबाज गिल साहब ने यह भी फरमाया कि मीडिया इस पर इतना मिर्च मसाला ना लगाए। क्या कानून है, ज़रा सुनिए। जो ज़्यादा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कि मानसून अभी गुजरा है, मौसम अभी ज़रा ऐसा है, इसमें ज़्यादा मसाला भी कई दफ़ा फिर जो है वो डाइजेशन के लिए मसला बनता है, तो ज़रा मसाले का इस्तेमाल कम किया जाए। शहबाज गिल साहब से यह भी पूछना पड़ेगा कि ये मिर्च मसाला मीडिया या अपोजिशन लगा रहा है या उनकी काबीना के अपने साथी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर ने इसको मिर्च मसाला लगाकर बयान किया। आमिर डोगर ने इस तकरीर से मुतालिक जो बयान दिया था उस पर फौरी तौर पर फवाद चौधरी की तरदीद ने साबित कर दिया था कि आमिर डोगर के बयान में कुछ ना कुछ मिर्च मसाला ज़रूर शामिल है। फवाद चौधरी ने कहा था कि काबीना में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा आमिर डोगर ने बयान किया। आमिर डोगर ने क्या कहा था और उस पर फवाद चौधरी ने क्या तरदीद की, ज़रा ये दोनों भी देख लीजिए। तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आमिर डोगर साहब ने पता नहीं कहाँ से ये बात इन्वेंट कर लिया। अब अगर फवाद चौधरी की इस तरदीद को हम मान लें तो इसका मतलब ये है कि आमिर डोगर ने फेक न्यूज़ दी थी, और अगर आमिर डोगर की जो बात है उसको सच मान लिया जाए तो फिर फवाद चौधरी साहब की जो तरदीद है वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है। फिर फवाद चौधरी साहब ने फेक न्यूज़ दिया। अभी ये हुकूमत ने फैसला करना है कि इन दोनों कैबिनेट मेंबर्स में से किसने ये फेक न्यूज़ दी है, और ज़ाहिर इससे साबित हो गया कि काबीना के अरकान की तरफ से बड़ी वाफिर मकदार में फेक न्यूज़ भी सामने आती रहती है। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल गई, अपने मौजू की तरफ ही हम वापस आते हैं। जब ये 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान गैर मामूली मुलाकात हुई तो तवक्को ये की जा रही थी कि इस मुलाकात में तमाम मामला तय पा चुके होंगे, ये मामला किसी तनाज़े की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 रोज़ में जो हुआ वो ज़ाहिर इंतहाई अफसोसनाक है। उसमें मुख्तलिफ रिएक्शन भी सामने आए और अपोजिशन की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग कल रिएक्शन सामने आया और कुछ पर्सनलाइज रिएक्शन भी था। और मरियम नवाज साहिबा ने इस पूरे वाक़े पर कुछ इस तरह से गुफ्तगू की कि वज़ीर आज़म की सीट पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो जादू टोने के ज़रिए अहम तकर्रुरियाँ करता है। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, ज़रा ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? अब मरियम नवाज़ ने अपनी इस गुफ्तगू में ज़ाहिर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सभी जानते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ था, एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिसका सियासत से अमली तौर पर कोई लेना देना नहीं है। अब क्या ये इशारा सही था और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए था? जो हुकूमत की तरफ से इस पर जवाबी मौक़िफ़ अपनाया गया वो भी शदीद मायूस कुन था। उसमें भी बहुत ही गलत किस्म के अलकाबात और इस्लाहात का इस्तेमाल किया गया। हमारी ये सियासत जा किस तरफ रही है और फिर जो अहम इशू है इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल साहब, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर ये जो DGISI की तकर्रुरी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर ज़रा आते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा का जो बयान था, जादू टोने, जंतर मंतर, जन्नात, ये ज़ाहिर जिस लेवल की मरियम साहिबा लीडर हैं, ये उनको सूट करता है इस तरह की गुफ्तगू करना? देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस बात की गवाही नहीं देगा कि वज़ीर आज़म के ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो कुछ अमलियात के मातहत होते हैं
और ये चीज़ हर संजीदा पाकिस्तानी के लिए बहुत काबिल तवज्जो भी है और काबिल तशवीश भी है, इसलिए कि हम एक कोई आम कंट्री नहीं है, हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और दुनिया देखती है कि हमारे मुल्क के जो फैसला साजी के अमल है उसमें किस तरीके से फैसले किए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं उनका नाम भी एन से है, जो केपी के अंदर वज़ीर आला है उनको जो रखा गया है उनको भी कुछ मशवरे के ऊपर बरकरार रखा गया, तो उनकी कारकर्दगी सबको लेकिन सर उनका नाम तो मीम्स है, उनके आखिर में खान जरूर आता है लेकिन नाम तो उनका मीम्स है। उनका देखिए, मैं वज़ीर आला दोनों का बहुत तनकीद की जद में है कि क्यों है। फिर सदर साहब भी एन के साथ आए जिनका नाम एन से शुरू होता है, इमरान साहब भी हैं, तो एक ये सारी चीज़ें सब वो हैं जो लोग बातें करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के 3 साल के दौर में जितने भी फैसले हुए हैं तकर्रियों के लिहाज से उन सब का तमाशा बना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री हो, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, कई महीने ओहदे खाली रहते हैं, हुकूमत उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं कर सकती। इसी तरह आपने हाल ही में देखा चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए जहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद था, उस लीगल फ्रेमवर्क को नज़रअंदाज किया गया, कंसल्टेशन नहीं की गई और हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर सबसे मुतनाज़ा तरीन तकर्री की। इससे पीछे चले जाएं, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, हमारे मुल्क में आर्मी चीफ को पहली दफ़ा एक्सटेंशन नहीं मिली, इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल अशफाक कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी, जिसमें सवाए इसके कि रात को एक 11 बजे या लेट रात गए उन्होंने ऐलान किया, कोई और उसमें गैर मामूली बात नहीं थी, स्मूथली वो एक्सटेंशन हो गई। इस हुकूमत ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तमाशा बनाया, पता नहीं 3 या 4 नोटिफिकेशन जारी हुए, फिर वो मामला अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो मामला पार्लियामेंट में आया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा बना। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के गिरदो पेश जो खतरात हैं, चाहे वो हमारे खित्ते की सूरत हाल है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो हमारी प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी है DGISI की तकर्री को इस तरह मजाक बना दिया गया है कि जैसे कोई तहसीलदार की तकर्री है कि कभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो रहा है, कभी रुक गया है, कभी जारी हो रहा है। आज तक मुझे तो नहीं याद कि कभी DGISI की तकर्री के ऊपर इस किस्म का तनाज़ा हमने ज़िंदगी में देखा है। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं अपने इदारों की वक़्त, जबकि इस वक्त हमें नहायत ही हसास माहौल के अंदर तमाम इदारों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होना चाहिए। हमने एक सर्कस लगा दिया है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं, आर्मी की अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके ऊपर एक मुबहिम सूरत हाल है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। सही, लेकिन ऐसा साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने जिस तरह इस मामले पर, अगर इस सूरत हाल को ऐसे ले लें कि उन्होंने स्टैंड अपनी अथॉरिटी के लिए लिया कि उनकी मंजूरी के बगैर कोई तकर्री कैसे हो सकती है, तो इसको तो आप उसी सिविलियन बालादस्ती के ज़ुमरे में नहीं ले सकते जिससे मुताल्लिक आप लोग बात करते हैं। वज़ीर आज़म पर अपोजिशन का एक बयान है कि वो सिलेक्टेड हैं, उन्हें सेलेक्ट किया गया है, उन्हें ये हुकूमत इलेक्शन चुरा कर दी गई है। तो जिस तरह से उन्होंने इस तकर्री के मामले पर आवाज़ उठाई है, तो ये अपोजिशन के बयानी की नफ़ी नहीं हो जाती इस पूरी सूरत हाल में? अगर तो ये मामला होता कोई सिविलियन बालादस्ती का तो उस पर लोग एतमाद कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो सुबह शाम हुकूमत के वज़रा के बयानात भी आपके सामने हैं। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब इतने करीबी और मिसाली ताल्लुकात हैं तो उसमें किस तरीके से हम एतबार कर लें कि किसी प्रोसेस को नहीं फॉलो किया गया होगा या वज़ीर आज़म की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया होगा। हमें तो सुबह शाम हुकूमत के तर्जुमान यही बताते हैं। लेकिन ऐसा सब ये सिर्फ हुकूमती तर्जुमानों का बयानिया तो नहीं है, ये तो अपोजिशन भी बार बार ये बताती है ना कि ये जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिलिट्री की तरफ से है, हमारी फोर्सेस की तरफ से है, माजी में शायद किसी भी हुकूमत को नहीं रही। ये तो अपोजिशन का भी शिकवा रहा है। ये तो इसी बात पे हम कहते हैं ना कि हुकूमत भी दावा करती है और ये सबने देखा भी है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस हुकूमत को कामयाब करने के लिए बेहद
अहम किरदार अदा किया है, लेकिन जब इस किस्म के ताल्लुकात हैं उसमें अब या तो वो खुलकर कहें कि क्या प्रोसेस वायलेट किया गया है, क्या चीज़ हुई है, वो भी नहीं कौम को बता रहे। लेकिन अपनी किसी ना हो कि अगर आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस को सही नहीं कर सकते या आपने पहले इकरार किया है, बाद में अब आपका सेकंड थॉट आया है कि आप किसी चीज़ से हट रहे हैं, तो ये तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी को किसी और पे नहीं फेंक सकते। सही। और अब ऐसा सब ज़ाहिर है कि माजी में अभी चंद हफ्तों पहले तक अपोजिशन की जानिब से ये जो हुकूमत बार बार बताती थी कि हम एक पेज पर हैं, अपोजिशन का शायद एतराज़ यही होता था कि ये एक पेज पर क्यों है, ये इतनी सपोर्ट इनको क्यों है। अब ऐसा महसूस हो रहा है वो एक पेज हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर भी अपोजिशन एतराज़ कर रही है कि जी ये इनके आपस में मिसाली ताल्लुकात ये बताते थे लेकिन लग रहा है कि हैं नहीं। तो आखिर अपोजिशन का क्या बुनियादी नुक्ता है? हम तो देखिए इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस को खुदा के लिए तमाशा ना बनाएं। हम एक बहुत दुनिया का अहम मुल्क है, 7 ताकतों में से एक ताकत है और हर कोई हमारे गवर्नेंस के निज़ाम को और हमारे फैसला साजी के निज़ाम को बहुत दूरबीन के साथ और माइक्रोस्कोप दोनों के साथ देखता है। तो इसलिए जब इस किस्म की गैर संजीदगी इतनी अहम तकर्रियों पे नज़र आती है तो उससे मुल्क की साख मुतासर होती है। इसलिए हमें इस बात पे तशवीश है कि ये हुकूमत मुसलसल इस बात का इजहार कर रही है, इस बात का सबूत दे रही है कि ये किसी भी अहम कौमी तकर्री को जो उसका ज़ाब्ता है, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, ये अपनी कंसल्टेशन करने की सलाहियत में मुकम्मल तौर पे नाकाम होती नज़र आ रही है। हर वो तकर्री जिसमें या आइन या कानून किसी किस्म की कंसल्टेशन दरकार करता है या उसका जॉब की जो नेचर है वो रिक्वायर करती है, ये हुकूमत उसमें नाकाम नज़र आ रही है और नतीजा ये है कि पाकिस्तान इस बेयकीनी का सामना करता है और उसकी अहम तकर्रियाँ जो हैं वो बिला वजह मुतनाज़ हो जाती हैं। तो ऐसा सब ये मिस हैंडलिंग या ये मिस मैनेजमेंट, ये इसको अपोजिशन या आप लोग क्या समझ रही है, इंटेंशनली हुकूमत ने की है या ये कोई गलती हो गई, या ये जो ऑर्डिनेंस था चेयरमैन नैब वाला ये उससे कहीं तवज्जो हटाने की कोई कोशिश थी तो ये ज़्यादा तवज्जो उस पर थी तो ये वाकया रोनुमा हो गया? कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 3 सालों के बाद हुकूमत को अब ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि वो अब इक्तसादी तौर पे कारकर्दगी के लिहाज से, अपने मंशूर के लिहाज से किसी किस्म की डिलीवरी नहीं कर सकती। महंगाई देख लीजिए बेकाबू हो चुकी है, बेरोज़गारी और गुर्बत बेकाबू हो चुके हैं, मुल्क का खसारा बढ़ता जा रहा है, कर्ज़ों का बोझ ये उस खसारे को पूरा करने के लिए मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं और इस नाकामी पे पर्दा डालने के लिए या इससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत को एक नए बयानिए की ज़रूरत है। और मुझे इस बात का खदशा है कि हुकूमत शायद चाहती है या वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि कोई ऐसा उनको मौका मिले जिससे वो शहीद बने और शहीद बन के लोगों के पास सिविल बालादस्ती का मुकदमा लेकर जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके किसी ऐसे दावे में यकीन लोग करेंगे, चूँकि लोग उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये अब सिर्फ अवाम की तवज्जो दूसरे इशूज की तरफ हटाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के स्कैंडलस काम कर रहे हैं। सही। लेकिन हसन साहब ये जो ऑर्डिनेंस है चेयरमैन नैब की तकर्री का लेकर आए, इसमें अपोजिशन का भी एक इम्तिहान है। ये तो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अब जिस तरह नैब के इख्तियारात कम किए गए हैं तो आपको, शायद खाकान अब्बासी साहब को, तो और कई ऐसे नाम हैं कि ऑटोमेटिकली आप लोगों को तो एनआरओ मिल गया, अब आपको केसेस में बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो ये इस मामले पर अपोज करेंगे हुकूमत को या फिर एतजाज साहब से गुफ्तगू हो रही 2 रोज़ पहले वो कह रहे थे कि दिल में आप सब खुश होंगे? नहीं, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि हमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हमायत और सपोर्ट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी तब होती है कि जब या क्रिमिनल इंटेंट हो और उसके साथ साथ आपने कोई मटेरियल बेनिफिट उठाया हो या किसी को ज़ाती हैसियत में पहुंचाया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस में तो ना हमने कोई क्रिमिनल इंटेंट शो की है, वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम मुतलका फोरम से अप्रूव हुए हैं। और दूसरी बात ये कि नैब कोई
इल्ज़ाम नहीं लगा सका कि हमने एक पैसा भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई निकाला है या चुराया है या रिश्वत ली है। उनका तो केस ही ये है कि जनाब आपने एक नारोवाल जैसे के अंदर इतना बड़ा कौमी मंसूबा क्यों बना दिया? क्या नारोवाल हिंदुस्तान का हिस्सा है? क्या नारोवाल के लोग पाकिस्तान को टैक्स अदा नहीं करते? क्या वहाँ पर कोई मंसूबा नहीं बनाया जा सकता? ये बेतुके से केस हैं जो इन्होंने बनाए हैं। ये अगर ऑर्डिनेंस ना भी हो तो अदालतें उन्हें उठा के नदी में फेंक देंगी। असल बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने इतनी ब्लैंकेट एग्जम्पशन ली है कि हुकूमत के किसी किस्म के इकदाम को मुस्तकबिल में क्वेश्चन करने की इन्होंने पावर या अथॉरिटी ख़त्म कर दी है। और असल में ये अपने जो स्कैंडल्स हैं, चाहे वो चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, चाहे वो अद्वियात का स्कैंडल है, वो LNG का स्कैंडल है, वो BRT का मंसूबा है, अपने ये तमाम स्कैंडल्स को NRO दे रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस असल में मदर ऑफ NROs है। तो फिर एहसन साहब, इस NRO को, इस ऑर्डिनेंस को कैसे अपोज करेगी अपोजिशन? इरफान कादिर साहब जो मरियम नवाज साहिबा के वकील हैं, भी उनसे भी 2 रोज़ पहले गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा तो ये है कि कानूनी जंग में ना जाए अपोजिशन, क्योंकि वो फिर बड़ी तूल पकड़ जाती है, फिर वो मुतनाज़ भी हो जाती है। सियासी तौर पर अपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए। अब खुद आप लोग की, फिर पीपल्स पार्टी को मिलाकर हिकमत अमली आप लोग की है क्या? इसको सिर्फ पार्लियामेंट में अपोज करेंगे या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ? इसको हम इसका हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी हमला किया है और इसमें ये इख्तियार हासिल किया है कि वो रिटायर्ड जजों को पुरकशिश मराद देकर एहतसाब अदालतों में लगा सकते हैं और अपने हैंड पिक जजेस के ज़रिए वो अपने मुखालफिन को इलेक्शन पहले सजाएं दिलवाने का काम भी कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमला है अदलिया के ऊपर। जो एहतसाब अदालतों के जजेस हैं, पहली तो हमारी ये सोच है कि वो सर्विंग जजेस होने चाहिए ताकि वो करियर जजेस हों और वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें। दूसरा ये है कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट का कुल्ली तौर पे इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, अदालती निज़ाम का इन्हें हिस्सा होना चाहिए ताकि उनकी जवाबदेही चीफ जस्टिस कर सकें। अब हुकूमत के लगाए हुए जज होंगे और वो जब इंतकामी फैसले करेंगे, उससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे, अवाम का उस पर एतमाद मुतज़लज़ल होगा। सही। अच्छा एहसन साहब, आज ये जो 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई, मरियम नवाज साहिबा से अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की, तो ये एक ही पार्टी के 2 सीनियर लीडर से, एक सदर से, एक नायब सदर से अलग अलग मुलाकातें क्यों हुई? ये मुलाकात एक वक्त की सूरत में नहीं हो सकती थी? क्योंकि अब इस मुलाकात के बाद फिर वही चाय में गोइयाँ हो रही हैं कि नून लीग में एक बयानिए की जंग है, इसलिए ये मुलाकात अलग अलग हुई है, अलग अलग मौज़ूआत पर बात हुई है। ज़रा इसकी अगर आप थोड़ी वजाहत कर सकें और हकीकत बता सकें। ये 2 मुलाकातें हमारी ख्वाहिश के ऊपर नहीं हुई, ये उन्होंने ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो दोनों से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी चूँकि ये ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक दोनों हमारे जो रहनुमा हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास काबिल तशवीश बात नहीं है, बल्कि उन्होंने दोनों लीडर्स की अहमियत को अहम समझते हुए उनसे अलग-अलग मुलाकातें की हैं। लेकिन ऐसे सब आमतौर पर ये होता नहीं कि एक ही पार्टी के 2 अलग अलग लीडर से इस तरह मुलाकातें हों। किन मौज़ूआत से मुताल्लिक बात हुई? वो या अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बात हुई, या मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक, या उनकी सियासत से मुताल्लिक भी कोई गुफ्तगू हुई है? जी देखिए, जो पाकिस्तान अमेरिका के बामी ताल्लुकात हैं उन पर बातचीत हुई और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है और जमहूरियत का इर्तका है उसके हवाले से भी बातचीत हुई और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बातचीत हुई। और हमने इस बात को भी प्रेस किया कि जो भी अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, ये ताल्लुकात में हम सब के लिए बायस तशवीश है। हमारा एक हिस्टोरिकल अमेरिका के साथ रिश्ता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। और मुस्लिम लीग नून की तीनों हुकूमतें जो हैं उसके दौरान हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और आप देखिए कि जब हमने एटमी धमाके किए और अगरचे उस वक्त हम पर सैंक्शंस लगी, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उसके बावजूद अमेरिका के सदर क्लिंटन के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ रखा
और वो हमारी इंगेजमेंट कभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं, सफारती हैं, तरक्याती हैं, जो इस खित्ते की सूरत हाल है, उसमें हमें तमाम बड़ी ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और इस हवाले से हमने ये ज़ोर दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा बहरान है, इस पर हमें तशवीश है। सर अच्छा, ऐसा परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल ज़ाहिर हुआ, हमारी भी दिली ताज़ियत आप कबूल कीजिएगा, आप क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ये आज हुकूमत ने तो पीटीआई ने तो ऐलान कर दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब का NA 133 से। अब नून लीग की तरफ से कब तक ऐलान मुतवक्के है, और फिर आप लोग अपनी इनफरादी हैसियत में ऐलान करेंगे या फिर PDM मुश्तरका तौर पर ये NA 133 कॉन्टेस्ट करेगी? अभी कुछ सोच विचार इस सिलसिले में हुई है? देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का ही उम्मीदवार होगा। हमने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए टिकट्स की दरखास्तें ओपन करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड अच्छा, ऐसे सब इतने तनाज़ात इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से पैदा हो रहे हैं, ऐसे में हमें PDM कहीं नज़र नहीं आ रही जो बड़ी मुतारिक हुआ करती थी। जलसे आपके अभी एक 16 को भी जलसा होना है, अभी आपकी ज़ाहिर परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल की वजह से एक मीटिंग भी कैंसिल हो गई, लेकिन उस तरह से फ़ाल, उस तरह से मुतहरिक जैसे हम 6-8 माह पहले PDM को देखते थे, इस वक्त एज अपोजिशन PDM को आप भी मिस कर रहे हैं कि वो जितनी एक्टिव सियासत होनी चाहिए थी PDM की, वो नज़र नहीं आ रही कहीं? PDM मौजूद है। मैं आपको दावत देता हूँ कि 16 तारीख को फैसलाबाद PDM के जलसे में तशरीफ़ लाएं, तो आपको PDM की ताकत और हरकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद 18 तारीख को PDM का सरबराही इजलास है, जिसमें अपने अगले लाएअमल का PDM ऐलान करेगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में PDM की जो अवामी राब्ते की मुहिम है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सही, चलें यासिन साहब, बस आखिर में आज जरदारी साहब जो पेशी पर थे, उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया कि अगली हुकूमत किसकी होगी, तो उन्होंने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। इस पर आपका एक शॉर्ट कमेंट चाह रहा हूं। देखिए, हर किसी को हक है जो जमहूरियत में है कि वो हुकूमत में आने का ख्वाब देख सकता है, इससे तो आप किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन जो मारूजी हालात ग्राउंड के हैं, इसमें हर कोई समझता भी है और जानता भी है कि जब भी इस मुल्क के अंदर आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन होगा, अगली हुकूमत इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे कि जब भी मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे तो हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगली बारी उसकी है, और हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है। उसके वुज़रा ये बताते हैं कि अब तो वो अगली बारी की प्लानिंग कर रहे हैं, ये टाइम तो गुजार चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और बढ़ती हुई महंगाई के कुछ असबाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में बढ़ती महंगाई हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। डॉलर के रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, और जब भी हुकूमत उसके वुज़रा या अहदेदारों से इस पर सवाल किया जाता है तो वो इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतों की करप्शन, कोरोना से होने वाली तबाही और आलमी मंडी में बढ़ने वाली तेल की कीमतों को करार देते हैं। और अब इस लिस्ट में एक नया मसला भी ऐड हो गया है जो मुल्क की मईशत पर मनफी असर डाल रहा है। ये इंकशाफ अमेरिका में मौजूद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात के मौके पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अफगान जंग से पाकिस्तान की मईशत पर असरात मुरतब हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि रवा साल पाकिस्तान की मईशत 5% की शरह से तरक्की करेगी। लेकिन कल ही हमने अपने प्रोग्राम में IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के आदाद शुमार आपके सामने रखे थे, जिसके मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया था। अब न जाने वज़ीर ख़जाना किस हिसाब से मुआशी तरक्की की शरह को 5% बता रहे हैं, क्योंकि तेल और डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। हुकूमत सर्दियों में सनतों को गैस की फराहमी की यकीन दहानी तो इस वक्त करवा रही है, लेकिन मुल्क में गैस की कमी है और अब तक सर्दियों के लिए LNG के सौदे भी नहीं हो पाए हैं, जिससे इस बात का भी खदशा पैदा हो गया है कि सर्दियों में सनतों को गैस की फराहमी एक बार फिर एक बड़ा मसला बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मुल्क की मईशत की तरक्की की शरह 5% तक जाना कैसे मुमकिन होगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। ज़रा महंगाई की तरफ आते हैं। NA 133 के कैंडिडेट आपको नामजद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपना,
तो ये परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने तो एजाज चौधरी साहब को 12,000 के मार्जिन से शिकस्त दी थी। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है ओवरऑल, जिस तरह महंगाई से लोग परेशान हैं, आपको लगता है कि इस सीट पर कोई टफ टाइम आप नून लीग के कैंडिडेट को दे सकेंगे? अभी तक नून लीग ने अपने कैंडिडेट का ऐलान तो किया नहीं है। जी, मैं सिटिंग मिनिस्टर हूँ, मैं टफ टाइम देने नहीं जा रहा, मैं जीतने जा रहा हूँ। ये तो आपने बहुत ही अजीब बात कर ली। मैं वजारत छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं टफ टाइम देने नहीं जा रहा, इस तरह मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इलेक्शन जीतने जा रहा हूँ इंशाल्लाह मेरा अल्लाह करम करेगा। हमने थोड़ा सा अब मुझे ये नहीं समझ आती कि मीडिया वाले नाराज़ हो जाते हैं। हम अगर अपनी बात की वजाहत करते हैं तो इस बात से नाराज़ होते हैं कि हुकूमती वज़रा ये कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई की पहले बात कर लें हम। महंगाई में देखें, एक है महंगाई आपकी लोकल और एक है इम्पोर्टेड। हमारे यहाँ इस वक्त आपको कह कि आप इम्पोर्टेड महंगाई आपको नज़र आती है, लोकल महंगाई नहीं हुई। जो चीज़ें भी हम लोकल प्रोड्यूस करते हैं उनमें महंगाई नहीं हुई। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे वो चूँकि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है इस वक्त। मैं चूँकि NPMC आप कह लें कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर हूँ शौकत तरीन साहब के साथ, तो 3 या 4 मेंबर उसमें, तो उसमें जायज़ा लेते रहते हैं हम। 51 आइटम का जायज़ा लेते हैं जी वीकली। तो उसमें जो चीज़ मतलब मैं देख रहा था कि अप्रैल या मार्च 2020 और मार्च 2000 अभी यू कैन से अक्टूबर 2021, इसमें जो मैं मतलब 1.25 साल बनता है, ये 1.5 साल बनता है, 1.5 साल बनता है। इस 1.5 साल में सवाए राइस के बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें आलमोस्ट डबल हुई हैं। कुछ चीज़ों की कीमत 2.5 गुना हो गई, गैस की कीमत तकरीबन कोई 4 गुना हो है। इस वक्त कोई आलमोस्ट कोई $6 की मिल रही है, ये कोई $1.7 की मिलती थी। इसके अलावा आप कह लें कि तकरीबन आलमोस्ट कीमतें जो है यू कैन से डबल हुई हैं। उसमें आप गैस की बात कर लें, तेल की बात कर लें, कोयले की बात कर लें, कोयला 250 गुना महंगा हुआ, 250% महंगा हुआ। लेकिन चीमा साहब चलें, जो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं उनकी कीमतें डबल हुई हैं तो इसका असर पड़ रहा है। लेकिन जब हम ज़राई मुल्क हैं तो हम फिर ये दालें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं? फिर हम चीनी और आटे को मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क में क्यों नहीं उगा पा रहे? हम खुद कफील क्यों नहीं इन चीज़ों में हो पा रहे जब हम ज़राई मुल्क हैं? अरे आपको किसी ने गलत बताया कि हम खुद कफील नहीं है। ये देखें, हमने 2 मिलियन टन गंदम मंगवाई है। हमारे पास अपनी गंदम थी 28.2 और 2 मिलियन गंदम मंगवाई है। और ये 2 मिलियन गंदम वो है जो पोरस वाटर की वजह से या गवर्नमेंट ने देनी है अफ़गानिस्तान में, और उसके आपने डॉलर लेने हैं। अपने लिए हमारे गंदम हमने खुद उगाई है। हमें 2 मिलियन टन गंदम मंगवा के एक दाने की भी फर्दर ज़रूरत नहीं है। और ये 2 मिलियन टन मोस्टली गंदम जो है 99% या 100% ये अफ़गानिस्तान जाएगी। हमें जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास इस वक्त अगर हम अफ़गानिस्तान में गंदम नहीं बेचते तो 40,000 टन हम रिलीज़ करते हैं। 40,000 टन के हिसाब से हमारे पास इस वक्त गंदम जो है 8.5 महीने की मौजूद है। सो हमारे पास तो गंदम एक्सेस है और हम रख लें। चलें, एक्सेस है तो फिर महंगी क्यों है ये नहीं समझ आ रहा। चीमा साहब, मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा मंदू खेल साहब, चूँकि उनकी जमात इल्ज़ाम लगाती है और पूरी अपोजिशन के इस वक्त महंगाई की जिम्मेदार यही हुकूमत है और इसकी मिसमैनेजमेंट है। मंदू खेल साहब, चीमा साहब बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ज़ाहिर है हमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। पता नहीं ये कौन से ख्वाबों में रहते हैं PTI की जो लोग है। कल ही गवर्नर सिंह का बयान है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में हमने महंगाई पर काबू पाना है। तो ये काबू पाना है जो कुछ चीमा साहब अपनी बता रहे हैं। चीमा साहब आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ, जरा मंदू खेल साहब बात पूरी कर लें। चीमा साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी मंदू खेल साहब। 250% महंगी हुई है। फिर चीमा साहब ने एक और बात की है कि चूंकि जो इम्पोर्टेड चीजें हैं वो महंगी हुई है, और फिर खुद अपनी बातों में बता रहे हैं कि वो गंदम जो हमारे पास एक्सेस है, तो भाई अगर गंदम में एक्सेस है तो 80 रुपये आटा किलो क्यों मिल रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है। चीनी, बहुत सारी चीनी कमीशन भी बना, चीनी ये वो सारा। आखिरी दिनों में नवाज शरीफ साहब के दौर में 50-55 रुपये, आज 120 रुपये में क्यों मिल रहा है? इसके जवाब है किसी के पास। उसके अलावा लातादाद चीज़ें दूसरी है। और मैं चीमा साहब की बात पे यकीन करूँ जो खुद फरमा रहा है कि 200-250% महंगी हुई है, या मैं गवर्नर सिंह की बात पे यकीन करूँ जो उसने काम ने महंगाई पे काबू पा लिया है। यकीनन गवर्नर सिंह जो है ना वो गलत बात कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब वो तस्दीक कर रहे हैं, तमाम वज़रा कर रहे हैं, ठीक है। चीमा साहब की बात को मैं इस बात पे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि कम से कम मान तो रहे हैं कि महंगाई हुई है।
अब गवर्नर सिंह को मैं क्या कहूँ, कह रहे नहीं है महंगाई पे हमने काबू पा लिया है। देखिए बात एक चीज नहीं है, एक सिलसिला नहीं है। और ये महंगाई के पहले ये हिसाब लगाते थे और कि भाई हमारे पास, जब आपको याद होगा जब 126 दिन के जो इन्हें धरना, गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं कि महंगाई पे काबू पा लिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हम दे चुके हैं, 1 करोड़ तो बहुत पीछे रह गई। तो आप जिस सूबे में, जिस शहर में जाएं, एक अलग बात हमें नजर आती है। देखिए, मैं अगर आप एक एक चीज पे बात करूं तो आपके लिए 4 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि मुल्क में जो है ना वो 2 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और अभी पिछले महीने एक स्कूल के प्रोग्राम से मैं उसका लाइव प्रोग्राम देख रहा था, तो फरमा रहे थे 3 साल बाद के 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। 3 साल बाद वो खुद इस बात की तस्दीक कराए कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। फवाद चौधरी को क्या बात करनी है? फवाद चौधरी तो कल किसी और की तर्जमानी करेगा, पता नहीं वहां उसने क्या बात करना था। उन चीजों को भी छोड़िए, आप मुझे एक चीज का बता दें, आप मुझे मुल्क में खारजा पॉलिसी बता दें। चलो महंगाई का तो ये मान रहे हैं, इस पे मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है। सब चीज आवाम के सामने, जो लोग राशन की दुकान पे खड़े होते हैं या जो खवातीन घर का ये साल मान रहे, ये तो तशवीशनाक बात है कि अगर इस चीज़ का इदराक है तो फिर उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ। चीमा साहब से इस सवाल का जवाब जानते हैं। चीमा साहब, जब आप खुद कफील हैं आटे में भी, चीनी में भी, तो फिर 120 रुपये चीनी, 80 रुपये आटा क्यों नहीं मिल रहा? आपको याद होगा 22-23 सितंबर को आप ही ने ऐलान किया था शौकत तरीन साहब के साथ कि 5 तारीख से आपको 55 रुपये किलो आटा मिलेगा और चीनी की कीमत भी 90 रुपये हो जाएगी। वो आज तक हमें मार्केट्स में तो नजर नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, आप इस वक्त कराची बैठे हैं? जी, मैं कराची में बैठा हूँ। 80 रुपये किलो चक्की का आटा है यहाँ पे और 110 रुपये किलो चीनी है। आप कराची में बैठे हैं? अच्छा, सुनना। अच्छा, मंदोहेल साहब पीपल पार्टी से हैं? ये कराची, जी पीपल्स पार्टी से हैं, कराची से। फैसल वाडा साहब को इन्होंने शिकस्त दी थी अभी NA 249 से। जी, अच्छा, जी मैं समझ गया। जी मैं समझ गया। मंदोहेल साहब, देखें, गुजारिश है यहाँ पे कि ये जो 80 रुपये आटा जिसकी बात कर रहे हैं ये कराची में है। पंजाब में आटा 55 रुपये किलो है। पंजाब में, दोबारा सुन लें मंदोहेल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? पंजाब में आटा 55 किलो है। और आप इतने लायक हैं, आप इतने काबिल लोग हैं, आपका इतना तजर्बा है, आप इतने महान हैं, आप अपने 5.5 करोड़ लोगों को आटा 80 रुपये बेच रहे हैं। भाई, आपको तो इस बात पे काफ़ी शर्मिंदा होना चाहिए। आप इतने फहर से आप आगे टीवी पे बैठ के महंगाई की बात कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। आपको किसी ने बताया चीनी पंजाब में क्या किलो है? आपको किसी ने बताया? महकमा ज़राअत आपके पास है, आपको किसी ने बताया? चीनी पंजाब में जी आप कह लें कि चीनी बिक रही है कोई 106 रुपये किलो है। पंजाब में चीनी 106 रुपये किलो है। 90 रुपये किलो है जी, 106 रुपये किलो। वजीर खजाना साहब ने और आपने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 सितंबर को, उसमें बताया गया था 90 रुपये 5 अक्टूबर से 90 रुपये। सुन लेना सर, सुन ले जी। यार बात करने देना, ताने ना देना, बात करने, प्लीज बात करने। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ कि 90 रुपये का हमने चीनी का कहा था। चीनी इस वक्त 90 रुपये मिल रही है। इस वक्त आपको 3 जगह चीनी 90 रुपये मिल रही है। एक मिल रही है आपको यूटिलिटी स्टोर पे, एक मिल रही है सहूलत बाज़ार पे, और 1500 आप कह लें कि जो डीलर हैं इसके शुगर एसोसिएशन के 1500 डीलर्स को हम चीनी दे रहे हैं। वो 90 रुपये किलो बेच रहे हैं, और सहूलत बाज़ार भी इतना 90 रुपये बेच रहे हैं, और यूटिलिटी स्टोर 90 रुपये बेच रहे हैं। हमारी एफर्ट है कि हम दिनों में ये चीनी जो है 90 रुपये तकरीबन सारे पंजाब में ले आएंगे इंशाल्लाह, और KP में ले आएंगे। उसके बाद नवंबर में हम चीनी 80 रुपये किलो करने जा रहे हैं जी। नवंबर में हम चीनी 80 रुपये किलो करने जा रहे हैं, 90 नहीं रहेगी, ये नीचे जाएगी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक गुजारिश है कि सिंध में सारी मिलें जरदारी साहब की हैं और अवाम भी इनके हैं, तो इन्होंने वोट दिए हुए हैं। बड़ी गुर्बत है उनको, वो गरीब हैं और उनको बड़ा तरस आता है। तो जरदारी साहब कहे थोड़ा सा अगर हम चीनी बाहर से मंगवा के दे सकते हैं 90 रुपये, तो इनके पास तो अपनी पड़ी है, तो थोड़ा सा कर दे सस्ता। ये इनको पड़ी है चीनी 65 रुपये की पड़ी है। 65 रुपये वाली चीनी 90 रुपये में देते हैं, लोगों पर रहम करें थोड़ा सा। देखें, क्वेश्चन ये है कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने करनी है, जो पीपल्स पार्टी मंदोहेल साहब की जिम्मेदारी है उन्होंने करनी है। आटा बार मैं इनसे सारे अवाम के जमशेद साहब, जरा मंदोखेल साहब फिर अपनी क्यों जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, उनकी जमात क्यों नहीं कर पा रही, जरा इनसे पूछते हैं। मंदोखेल साहब, ये पंजाब में आटा 55 रुपये मिल रहा है, सिंध में हम क्यों 80 रुपये खरीद रहे हैं कराची में? पंजाब में चीनी 90 रुपये मिल रही है, चले 3 मकामात पर ही मिल रही है, तो यूटिलिटी स्टोर सहूलत बाजारों में, हम यहाँ 115 रुपये क्यों खरीद रहे हैं? मंदोखेल साहब, पंजाब, हाँ, 3 पहली बात तो ये कि जो चीनी का जो यूटिलिटी स्टोर पे बेच रहे, तो थोड़ा सी चीमा साहब ये भी बता दें कि सब्सिडी कितने दे रहे हैं चीनी कीमत में यूटिलिटी? पहले आटे की बात कर लें।
पहले आटे की बात पहले कर आटे लें। आटे की बात क्लियर कर लें, फिर वो चीनी की सब्सिडी बताते हैं चीमा साहब। आटे की बात कर लेना जरा। आटा आप 55 अपनी 80 25 रुपए का फर्क क्यों है? चीमा साहब, आप अपनी बारी पे बोलें। मुझे जब आपने सवाल किया तो मुझे बोलने थे, और मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा, आपकी हिदायत पे नहीं चलूंगा। दूसरी बात सर ये सवाल ही कि किया ना। जी जी आटे मधुखेल की साहब, बात करें ना, कर लेना बात ऐसे। दोनों की चलें, दोनों की आटे और बात चीनी करने दोनों की क्यों बात साथ साथ कर लें। मधुखेल साहब बात मुकम्मल कर लें, वक्त कम है। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जब कंटेनर पे चढ़े और ये बुरा बोला कहते थे मुस्लिम लीग नून को, बड़ा और बेशर्म आदमी यार तू। पार्टी। कितना बेशर्म आदमी तू। शर्म वाली कौन सी बात है इसमें? मैं आटे का रेट पूछ रहा हूँ, शर्म की बात कर रहे हो? ये कौन सी बात है? बेशर्मों के लिए ये कोई फर्क- तरीका कौन सा बात का? आप बात करो, कोई फर्क नहीं आटा पड़ता। महंगा दे रहे हो, शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए। इतना बेशर्म आदमी। सुन मैं ले, आटे की जवाब- बात कर रहा हूँ, आप शर्म की बात कर रहे हो। जी जी आप जवाब बात जवाब करो इंसानों की। जवाब जवाब जरा। आपको गालियां देने की आदत मंदुखेल पड़ती साहब है। आटे की इंसानों कीमत की में बात फर्क क्यों है, बता दें जरा। इंसानों की तरह बात करेंगे, ये क्या तरीका है बात करने का? जी, जी। शर्म नहीं आती? चलें जमशेद साहब ये जरा। क्या आप तरीका है? इंसान- हाँ, ये बताएं ना। जी जी आटे की कीमत से आप मुतालिक मुझे बात बात हो रही है। करें। मंदुखेल साहब बोलने की जरूरत एक नहीं। एक करके बात करें तो। आप सवाल आपने किया तो मुझे आप जवाब बोलने देना। जी जी आप दें, आप इतना जवाब जज्बाती हो दें। गए। मैं थोड़ी टोक रहा हूँ आपको, आप दोनों नहीं, एक नहीं, दूसरे को टोक रहे हैं। देखिए, दूसरी बात ये, जब कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन के धरने में आप ये करें कि लूट के ले गए पीपल्स पार्टी और नून लीग, और नून लीग के दौर में ये चीनी 50-55 रुपए मिल रही थी, आज आप वही 96 या 90 रुपए करें, कोई बात नहीं, शर्म की बात ही नहीं है। मैं आपको ये नहीं दोहरा रहा हूँ। ठीक, नंबर एक बात। सही। दूसरी बात की, जिस चीनी का बात करें यूटिलिटी स्टोर का, वहां आप सब्सिडी दे रहे हो, और सब्सिडी देने के बाद लाइन पे जो लोग लगे हुए हैं, वहां कितने किलो एक आदमी को मिल रहा है वो भी जरा बता दे। वो भी लाइन हमने देखे हैं। उसके बाद आप सोलर बाजार आपके पाकिस्तान में कितने लगे हैं वो भी जरा बता दी, जिसमें आप सब्सिडी दे रहे हो। सही। आम लोग हर जगह पहुंच नहीं सकते। नंबर एक ठीक बात। है, चलें आटे उसके आटे बाद पे आ आप जाएं। आइए अब उसके बाद आप आइए आटे के ऊपर। मुख्तसर आप बस। आटे के ऊपर जब आपका मरकजी सतह पे आपके पास आटा नहीं था, आपने अफगानिस्तान आटा बेच दिया। ठीक है, आपने अफगानिस्तान आटा बेच दिया, आपने किल्लत वहां पैदा कर दिया। उसके बाद आपकी पंजाब हुकूमत आज भी आटा जो है ना, वो गंदम जो है ना, वो रिलीज नहीं कर रहा है। ये भी आप आवाम को सच बता दे सारी बात। ठीक है, और फिर उसके बाद आप आइए पेट्रोल के ऊपर। जब आपका पेट्रोल महंगा होगा तो आपका हर चीज पे फर्क पड़ेगा, किराया हर चीज पे फर्क पड़ेगा। वहां कोई बात नहीं, मैं शर्म की बात नहीं दे रहा हूं आपको। उसके बाद आप आइए, आपने ये कहा था कि हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना होगा अरस्तु साहब। ठीक है, ठीक है मंदुखेल साहब, ये बातें तो हम इनको याद दिलाते रहते हैं जो माजी में इनके बयानात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब। जमशेद इकबाल। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बलूचिस्तान की सियासत में अक्सर हमने देखा है कि वहाँ का वज़ीर आला ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं पाता। रातों रात वहाँ हुकूमतें बनती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं, और चुटकी बजते ही वज़ीर आला का नाम तब्दील होना वहाँ पर कोई ज़्यादा हैरत की बात नहीं समझी जाती। मौजूदा वज़ीर आला जाम कमाल के साथ भी लगता यह है कि शायद कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, और उनकी मुखालफत में आवाज़ें उठने का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब उन्होंने हल्फ उठाया था, और जब साबिक वज़ीर आला और उन्हीं की पार्टी के स्पीकर कद्दूस बजंजो भी वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। अब्दुल कद्दूस बजंजो पहले दिन से ही जाम कमाल की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक जाम कमाल को वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब से हटाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पिछले महीने यानी 14 सितंबर को अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने भी जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, लेकिन उस पर गवर्नर के लगाए गए एतराज़ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को एक नई ज़िंदगी बख्शी, और अपोजिशन को उस वक्त नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान की पार्टी के अपने अरकान उनके खिलाफ हुए हैं, 14 अरकान ने अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद, तब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को अपनी कुर्सी बचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जाम कमाल के साथ ही दीगर जमातों से हिमायत के लिए राब्ते कर रहे हैं, नाराज़ साथियों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। खुद जाम कमाल कई मेंबरान के घर गए, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बलूचिस्तान असम्बली मेंबरान के नंबर गेम की अगर बात की जाए तो इस वक्त जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन अरकान की तादाद 23 है, जबकि उनकी अपनी जमात के नाराज़ अरकान और BNP अवामी के अरकान को मिलाकर जो तादाद है वो 16 बनती है, जबकि जाम कमाल के हिमायतियों की तादाद तकरीबन 24 के करीब है। यानी नंबर गेम के हिसाब से जाम कमाल अपनी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद
खो चुके हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुर्रहमान खेतरान उसमें एक सरगर्म रहनुमा है जो नाराज़ भी हैं। जाम कमाल साहब वज़ीर आज़म तक भी गए, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और कोशिश उनकी जानिब से यही की गई कि किसी तरह से अपनी कुर्सी को बरकरार रखा जा सके। अपनी पार्टी की सदारत से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ट्वीट किया था, लेकिन आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कि जो ट्वीट था वो सिर्फ उनकी ख्वाहिश था। खेतरान साहब ने, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने इससे मुतालिक ज़रा क्या कहा, ये सुनिए, फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब पानी सब से गुजर चुका है, तो अब हर हालत में उसको या तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। हॉर्स ट्रेडिंग उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो ज़रूरत नहीं थी कि उसका कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरे बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्ज़ी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फ़कीर हैं ना, भिखारी हैं, और मांगने वाले नहीं। तो ये नाराज़ रहनुमा खेतरान साहब ये बता रहे थे कि उनको ऑफ़र की गई है, वजारती ऑफ़र की जा रही है, मुख्तलिफ मुराद ऑफ़र की जा रही है, लेकिन ये ऑफ़र उनके बेटे के ज़रिए की गई। और जाम कमाल साहब ने उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बराह रास्त उनको ऑफ़र करते, और अगर वो करते तो फिर ज़ाहिर वो ठुकरा देते। अब अपोजिशन और अपनी ही जमात के अरकान की मुखालफत के बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज उन्होंने मुलाकात भी की है और वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब को छोड़ने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ यही मनसब नहीं, बल्कि जाम कमाल ने पार्टी की सदारत छोड़ने से भी अब बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सदारत छोड़ने से मुतालिक जो मेरा ट्वीट था वो सिर्फ एक ख्वाहिश का इज़हार था। आज गुफ्तगू करते उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। वज़ीर आज़म साहब से जी क्या फैसला हुआ, क्या बातें हुई, कुछ शेयर करेंगे सर? जी, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात हुई। एतमाद को किस तरह नाकाम बनाएंगे, इस हवाले से क्या बात हुई? जी इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा किस तरह नाकाम होगी? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे। नहीं होगा क्या, तहरीक एतमाद पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। कब इजलास बुला रहे हैं, इस पर हवाले से आप चाहते हैं वोटिंग हो? आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल अच्छी बात है, वाजे हो जाए। कब होगी सर? मेरे ख्याल आने वाले 3-4 दिनों में होगी इंशाल्लाह। यानी मंडे को? नहीं एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, ये गवर्नर साहब के पास, क्योंकि कल जुम्मा है, फिर सैटरडे संडे है, ऐसी आ जाएगी। संडे मंडे को आप तो बिल्कुल तफसीलें लेना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जाम कमाल साहब बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। इस अदम एतमाद को वो मुकम्मल तौर पर नाकाम बना देंगे और तमाम लोगों को राज़ी करने में, मनाने में और असम्बली से एतमाद का वोट लेने में भी कामयाबी उन्हें ही हासिल होगी। तो वज़ीर आज़म से इस मुलाकात ने खासा एतमाद जाम कमाल साहब को दिया और अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी पोजीशन अब खासी मजबूत हुई है। अब वफाक की सपोर्ट के साथ देखना यह है कि जाम कमाल साहब अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और जो नाराज़ अरकान बहुत बड़ी तादाद में, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, उन लोगों के एतराज़ात और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। इससे पहले भी इत्तेहादी जमातों के कुछ वज़रा हुकूमत को छोड़कर और वजारतों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन उनको भी मनाने में बलूचिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कामयाब हो गई थी। ख़ुद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब 2-3 बार बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तमाम नाराज़ रहनुमाओं से उन्होंने ख़ुद फ़र्दन मुलाकात की है, उनको मनाने की कोशिश की और हत्तुल इम्कान की कोशिश की कि किसी तरह जाम कमाल पर एतमाद बहाल इन तमाम लोगों का हो जाए। लेकिन बहुत सारे एतराज़ात इन तमाम नाराज़ रहनुमाओं के मौजूद हैं। गवर्नेंस के इशूज़ हैं। वहाँ पर जब बजट आया तो उसमें जो तरक्याती फ़ंड्स की जिस तरह से उनका इल्ज़ाम है कि बंदर बाट की गई, वो मुनासिब नहीं था। और अब अपोजिशन जमातें बहुत सारे नाराज़ अरकान को अदम एतमाद के लिए मनाने में कामयाब भी हो चुकी हैं। जो तमाम नाराज़ अरकान हैं वो वाज़े ये कर चुके हैं कि अब उन्हें माइनस जाम कमाल के अलावा कोई और ऑप्शन उनके लिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। तो इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। माजी में भी हमने देखा था किस तरह सनाउल्लाह ज़हरी जब बलूचिस्तान थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, तो उनकी हुकूमत को रातों रात इसी तरह से गिरा दिया गया था। और अब एक बार फिर बलूचिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो डगमगा रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर से ही ये तमाम आवाज़ें और ये तमाम एतराज़ात निकल कर सामने आए हैं। तो अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस सूरत हाल को सही तौर पर डील कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं या नहीं, और नाराज़ जो अरकान है वो मानने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, या फिर अदम एतमाद लाना ही उनका मकसद है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाराज़ रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो ऑफ़र आपको की गई वो तो हमने ज़ाहिर देखी थी कि किस तरह से आपके बेटे के ज़रिए आपको ऑफ़र की गई। किसी भी तरह की कोई ऑफ़र इससे बढ़कर भी इसमें 2-4 चीज़ों को और इजाफा कर दिया जाए तो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी?
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। देखें, ऑफर तो आज उन्होंने खुद मानी। उसके जो तर्जुमान है, मैं उसके साथ प्रोग्राम नहीं करता क्योंकि वो जो है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, लियाकत शाहवानी। उसने खुद माना कि जी हम वजारतों की ऑफर कर रहे हैं, और जब हम वजारतें छोड़ चुके हैं तो अब उससे आप पूछें कि इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई आदमी है कि जो वजारतें छोड़ चुके। कहता है अच्छा फिर आगे क्या कहता है कि वही वजारतें हम इनको देना चाहते हैं जो इन्होंने छोड़ी हैं। तो मैंने आपको बल्कि पाकिस्तान के तमाम चैनल पे चैलेंज पे कहा है कि इस रात को इसके एक सेनेटर ने 12 बजे मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया, उसको कहा कि जी वालिद साहब को लेके आए पसंद की वजारत, और जो पैकेज वो मांगते हैं हम देने को तैयार हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बाजार में दाल चीनी और गुड़ वगैरह बिकता है, पार्लियामेंटेरियन नहीं बिकते, और मैं वो नहीं हूँ। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त क्वेटा में अजीब सूरत हाल है। अच्छा, आप क्वेटा के नुमाइंदे से किसी से भी अपने राब्ता करें, गाड़ियों की डिक्कियों में पैसे भर भर के कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत मोतबर लोग हैं, इस वक्त हर मेरे साथी के दरवाजे पर जा रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इन 15-16 साथियों को कि वो सरदार साहब आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, आप नाम न लें, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं, ये तो आप कंफर्म कर सकते हैं? जी 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 जी, हमारी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ दाएं बाएं वाले भी हैं। वो चेक भी लेके फिर रहे हैं, कैश भी लेके फिर रहे हैं, और वजारतों के नोटिफिकेशन भी जेब में लेके फिर रहे हैं कि जी बस खाली हाँ करें और सुबह को आप फिलाने मकसद पर बर्जमान होंगे। अच्छा सरदार साहब, ये जाम कमाल साहब को हटाकर आप लोग किसको वजीर आला बनाना चाहते हैं? फिर आपको इतना खूबसूरत वजीर आला देंगे कि आप याद करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से होगा? सरदार अब्दुल रऊफ आप मौजूद थे और कह रहे थे कि एक बहुत ही खूबसूरत वजीर आला लेकर आएंगे। इसका मतलब कि वो तय कर चुके हैं कि अब जाम कमाल साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक को जमा करा चुके हैं, उसको उन्हें हर हाल में कामयाब करवाना ही है। आने वाले दिनों में इस मामले पर आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।